नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई गई। 21 जून को होनी है नीट की परीक्षा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे बैठक में शामिल। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर होना है मंथन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। इस योजना से करीब 7 राज्यों को मिलेगा पानी। वाराणसी के दाल मंडी में आज एक बार फिर से चलेगा बुलडोजर। जहां सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई, 5 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। विनोद कश्यप हत्याकांड में बड़ा एक्शन। 5वां आरोपी इम्तियाज हुआ गिरफ्तार। 30 से 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मामले में कार्रवाई लगातार जारी। और राम मंदिर में कथित घोटाला चढ़ावे की जांच हुई तेज। एसआईटी की टीम पहुंची मंदिर परिसर। चंपत राय समेत कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत बुलेटिन की करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर रोक लगा दी है। जहां नीट परीक्षा को लेकर टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। 22 जून तक देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक रहेगी। 21 जून को होनी है नीट यूजी की परीक्षा और 21 जून को जो परीक्षा होगी उसमें किसी तरह की कोई धांधली ना हो, पेपर लीक ना होने पाए। अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो दूर दराज से अपने अपने केंद्रों पर पहुंचेंगे, परीक्षा केंद्रों में पहुंचेंगे, उनको कोई तकलीफ ना हो या पेपर लीक के मामले या नकल विहीन परीक्षा बनाने को लेकर ये तमाम कवायद की जा रही है। जिसके चलते पहले ही कहा जा रहा था कि वायुसेना के माध्यम से परीक्षा केंद्र में यहां पर पेपर भिजवाए जाएंगे ताकि नकल ना हो और पेपर लीक का कोई भी ऐसा सुराग सामने ना आने पाए। और अब इसी को लेकर टेलीग्राम पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, जहां नीट परीक्षा को लेकर टेलीग्राम पर रोक लगाई गई है। हालांकि अस्थायी रोक है। 21 जून को आपको बताते चले कि नीट की परीक्षा होनी है, लेकिन 22 जून तक देश में सभी जगह टेलीग्राम पर रोक लगाई गई है। 21 जून को रविवार को यह परीक्षा होगी और संपन्न तरीके से हो, सरल तरीके से हो, किसी भी तरह की कोई लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आए। इसी को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। जहां नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने फिलहाल टेलीग्राम पर रोक लगा दी है। नीट परीक्षा को लेकर टेलीग्राम पर रोक लगाई गई है। 21 जून को यह परीक्षा होनी है। 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई गई है टेलीग्राम पर। किसी भी तरह की कोई लापरवाही की तस्वीर सामने ना आने पाए, इसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है और केंद्र सरकार की तरफ से फूंक फूंक कर इस वक्त कदम रखा जा रहा है। साथ ही एनटीए की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जो एनटीए की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि परीक्षार्थी ना ही कोई टेक्निकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र ला पाएंगे। इसके साथ ही वहां उस दौरान जब परीक्षा होगी तो पूरी तरह से इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। स्नेह कमल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, नीट परीक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है ताकि कोई भी गुंजाइश ना बचे कि पेपर लीक हो या फिर कोई लापरवाही का मामला सामने आने पाए। फिलहाल टेलीग्राम पर भी रोक लगा दी गई। बिल्कुल, जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर लगातार जो सब दिक्कतें थी उसको लेकर सरकार ने कहा कि देश भर में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक रहेगी, क्योंकि टेलीग्राम सोशल मीडिया का एक ऐसा ऐप है जिस तरह से हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, ऐसे ही टेलीग्राम है। टेलीग्राम के माध्यम से तमाम शिकायतें होती थी। इसको केंद्र सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी फैसला लगाया। सरकार ने यह फैसला रीट के नी एग्जाम के चलते लिया है, जो 21 जून को होंगे। आदेश के मुताबिक टेलीग्राम पर 2 तरह के अस्थायी प्रतिबंध रहेंगे, जिसमें मैसेज एडिटिंग फीचर पर रोक भी शामिल है। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रोक लगा दी। सरकार ने यह फैसला री नीट एग्जाम चलते किया। टेलीग्राम कई ग्रुप पर नीट के पेपर लीक होने का आरोप करते रहे। अब भारत में नीट एग्जाम दोबारा होने जा रहा है, जिसकी तारीख 21 जून तय की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के अंतर्गत यह आदेश जारी किया गया। इस आदेश के तहत टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर एक्सेस के लिए एक निर्धारित सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध किया जाएगा। यह प्रतिबंध 22 जून 2026 यानी परीक्षा के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्नेह कमल, आपसे ये भी जानेंगे, टेलीग्राम के माध्यम से कई ऐसे काम है जो यहाँ पर संपन्न होते हुए तमाम यूजर्स के नजर आ पाते थे। अब चूंकि अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, तो क्या कोई दूसरा वैकल्पिक यहाँ पे कोई कदम उठाया गया है ताकि जो यूजर्स हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो?
फिलहाल सरकार ने जो है टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया, उसके लिए कोई विकल्प आपको नहीं मिलेंगे। जिस तरह से लगातार ये शिकायतें की टेलीग्राम ऐप के माध्यम से जो है परीक्षा के जो है पेपर लीक हुए थे, उसको देखते हुए 7 प्लेटफॉर्म को ऑर्डर दिया गया कि भारत में पहले से पोस्ट किए गए मैसेज पर जो मैसेज एडिट की सुविधा को बंद किया जाए। साथ ही साथ 30 जून को यह सुविधा समाप्त होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि परीक्षा की अवधि 21 जून के बाद 22 जून को ये जो है टेलीग्राम ऐप पे जो प्रतिबंध है वो सबका समाप्त हो जाएगा। स्नेहकमल, एनटीए की तरफ से भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पिछले हाल फिलहाल से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि इस बार पेपर लीक ना होने पाए और कोई भी यहाँ पर आरोपी अभ्यर्थियों की इस मेहनत पर पानी ना फेर पाए। अब एनटीए की तरफ से क्या कहना? एनटीए ने जो है सिफारिश की सरकार को की थी, जिस तरह से पेपर लीक के पहले भी जो खबरें आई थी उसमें टेलीग्राम की भूमिका, टेलीग्राम ऐप की भूमिका उसमें संदिग्ध रही है। हालांकि कंपनी के सदस्य टेलीग्राम यूजर लोगों ने जो है इसमें जो है समस्याएं की थी, इस कारण जो है निश्चित तौर पर, और ये वो तमाम बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं जिसके चलते अभ्यर्थियों को तो कम से कम कोई परेशानी ना होने पाए। लेकिन इस बीच क्या आने वाले समय में और भी कोई विशेष एडवाइजरी या गाइडलाइन जारी हो सकती है? आप अपना सवाल फिर से दोहराएं। आने वाले समय में क्या केंद्र सरकार की तरफ से और भी कोई एडवाइजरी जारी की जा सकती है पेपर की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर? क्योंकि जिससे कि तमाम जो एहतियाती कदम सुरक्षा को लेकर उठाए गए थे, चाहे एयरफोर्स के माध्यम परीक्षा को पेपर को भेजना, चाहे सैनिक बलों को लगाना हो, इस तमाम जो गाइडलाइन लगातार सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। और भविष्य में भी अगर ऐसी कोई गाइडलाइन जारी होती है तो अपने दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्नेहकमल, जानकारी आपने साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही मिल रही है। कफ सिरप पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगा कफ सिरप। केंद्र सरकार ने लागू किए हैं सख्त नियम, जहां कफ सिरप की बिक्री पर सख्ती बरती गई है। बिना प्रिस्क्रिप्शन अब ये दवा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से कफ सिरप की वजह से कई लोगों की जानें चली गई थी, चाहे वो एक्सपायरी डेट थी, चाहे उसमें मिलावट थी, तमाम तरह की ऐसी जिसको लेकर अभी तक जांच पड़ताल यहां पर चल रही है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से हो चुकी है। अब इसी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां केंद्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि कफ सिरप अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। डॉक्टर की तरफ से जब प्रिस्क्रिप्शन में बकायदा प्रिस्क्राइब होगा कि कफ सिरप ये मरीज को देनी है, तभी इस तरह की दवाइयां उपलब्ध हो पाएगी, अन्यथा इस तरह की दवाइयां अब आसानी से नहीं मिल पाएगी। और ये केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। अगर कोई अवैध तरीके से भी दवाइयों को बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कफ सिरप की बिक्री को लेकर नए नियमों पर सख्ती कर दी है। अब ज्यादातर जो कफ सिरप है या अन्य जो सिरप के स्केड्यूल है उसको हटा दिया गया है। इसके कारण अब कोई भी कफ सिरप बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चे के ओवर द काउंटर ओटीसी नहीं बेची जा सकेगी। और ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर आप या कोई भी अब दुकानों पर जाता है, मेडिकल स्टोर पर जाता है और वो कफ सिरप की दवाई लेता है तो अब नहीं मिल पाएगा। कफ सिरप को लेकर यह बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से सुना दिया गया है। सरकार ने सख्त लहजे में कह दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि अब कफ सिरप सिर्फ तभी मिलेगी जब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का दिखाया जाएगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी को भी ये दवाई उपलब्ध नहीं होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कई ऐसे मामले सामने आ गए थे जिसको लेकर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। सरकार ने दवा सुरक्षा को मजबूत करते हुए ये बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत अब खांसी की दवाई, कफ सिरप और सिरप आधारित कई ऐसी दवाएं हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकेंगी। केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियम 1945 में बदलाव कर दिया है और उसी को बदलाव को करते हुए सिरप को उन छूट वाली दवाओं की सूची से हटा दिया गया जिन्हें पहले आसानी से खरीदा जा सकता था। स्नेहकमल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्नेहकमल, कफ सिरप को लेकर यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, अब आगे किस तरह से दिशा और दशा यहाँ पर तय की जाएगी? जी बिल्कुल, कफ सिरप एक ऐसी चीज थी जो आम दिनचर्या की दवाओं में शामिल थी। पहले ओवर द काउंटर यानी जो है ओटीसी था,
ओवर द काउंटर हम कफ सिरप की दवाएं खरीद सकते थे, लेकिन अगर कफ सिरप की बात करें तो उसमें कोडीन होती है। कोडीन एक असरकारक कफ सिरप होता है जिसमें कोडीन एक तरह का अफीम होता है जिसका इस्तेमाल कई लोग नशे के लिए करते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने अपने जो सरकार ने का शेड्यूल एच या शेड्यूल H1 की जो दवा है जिसमें कोडीन होती है उन्हें अब जो है बिना पर्ची के मेडिकल स्टोर से नहीं खरीदा जाता, क्योंकि होने के कारण उसमें एक जो हल्का सा नशा होता है और उस कारण से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि शेड्यूल एच या शेड्यूल H1 के अंतर्गत आने वाली दवाएं अब बिना पर्ची के मेडिकल स्टोर से नहीं मिल सकती। हालांकि कई अन्य कफ सिरप हैं जो आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद पद्धति के जिसमें जो है कोडीन नहीं होता, उसमें जो है शहद वगैरह इत्यादि आयुर्वेदिक की होती है, तो उससे जो है जनता खरीद सकती है या मरीज खरीद सकते हैं। लेकिन जिन कफ सिरप में कोडीन होगा उन कफ सिरप को बिना पर्ची के बिना डॉक्टर के एडवाइस से कोई भी खरीद नहीं सकता। अब और ये बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से स्नेह कमल कई ऐसी खबरें सामने आ रही थी जिसमें देखने को मिला था कि कफ सिरप की वजह से कई मौतें हो गई थी और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। क्या उस दिशा के तहत ये बड़ा कदम माना जाए? जी, जिस तरह से कफ सिरप के माध्यम बच्चों की जो मौत हुई थी उसका इस घटना से लेना क्योंकि उसमें जो है दूषित या फिर जो है दवाएं खराब थी, इस कारण से जो मौत हुई थी। फिलहाल जो प्रतिबंध है कफ सिरप पे पहले से ही इस तरह का प्रतिबंध था लेकिन सख्ती नहीं थी, तो उसको देखते हुए सरकार ने सख्ती कर दी कि शेड्यूल एच और H1 की जो दवाएं होती हैं जिसको आप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया जो खांसी की सिरप होती है अधिकांशतः जो एलोपैथ अंग्रेजी दवाएं होती हैं उसमें जो कोडीन होता है और कोडीन एक तरह का जो है ओपिएड यानी अफीम होता है जिससे नशा होता है और बहुत से लोग नशे का इस्तेमाल करने के लिए नशे की लत पूरी करने के लिए वो सस्ती सिरपों का इस्तेमाल करते थे जो आगे चलकर उनके लिए गंभीर साइड इफेक्ट लीवर किडनी दिमाग पर बुरा असर डालती थी। तो उसको देखते हुए सरकार ने कहा शेड्यूल एच और शेड्यूल H1 की दवाएं अब बिना पर्ची के नहीं मिलेंगी। ठीक है स्नेह कमल, जानकारी आपने साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं देहरादून से मिल रही एक बड़ी खबर की। विनोद कश्यप हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन हुआ है। 5वां आरोपी इम्तियाज गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी इम्तियाज के घर पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई। मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 30 से 35 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, जहां खेत में महज पानी को लेकर यह विवाद हुआ था और विवाद कुछ उस कदर हो गया कि खूनी तक यहां पर संघर्ष देखने को मिला, जिसमें एक हिंदू युवक जिसका नाम विनोद कश्यप बताया जा रहा है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और न सिर्फ मौत घाट उतार दिया जाता है, उसका बीजेपी से भी कनेक्शन था और उसके घर को आग लगा दी जाती है, जिसके बाद अब एक बड़ा एक्शन इस पूरे मामले पर लिया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इसमें सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र इस पूरे मामले पर किया जा रहा है और इसके साथ ही लगातार तमाम जो हिंदू लोग हैं या फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए थे और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अमले की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। स्मिता चौहान मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्मिता, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट? 5वें आरोपी इम्तियाज की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, ये बड़ी सफलता। बिल्कुल, आपको बताते कल देर रात को जो है इम्तियाज जो मुख्य आरोपी था 5वां उसे गिरफ्तार कर लिया गया है विनोद कश्यप हत्याकांड में। वह विनोद कश्यप पर 2 पोस्टमार्टम करा के उसके परिजनों को जो पूरे गाँव था उसने उसकी अंतिम यात्रा में उसे नम आंखों से विदाई दी। वहीं 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिसमें मुख्य आरोपी इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब जो बाकी आरोपी हैं और जिन्होंने सहयोग किया है उसे छुपाने में या उसे बचाने में, उन सब पर भी अब शिकंजा पुलिस ने कसना शुरू कर दिया है और जैसे जैसे जानकारी मिल रही है वैसे वैसे अब पुलिस जो है सभी आरोपियों पर शिकंजा कसती जा रही है और सबको जो है वो जांच के घेरे में लेकर अरेस्टिंग की कार्यवाही की जा रही है। जी, चूंकि देखिए 30 से 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक क्या पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक यहां पर स्टेटमेंट सामने आ पाया है कि बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी या बाकी लोग कहां फरार हो चुके हैं?
बिल्कुल, देखिए एसएसपी प्रवीण डोभाल से जब इस बारे में बात की गई थी तो उन्होंने कहा है कि हमने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से जो इम्तियाज है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सूचनाएं मिली थी पत्रकारों से और जो बाकी जगहों से मुखबिरों से जो सूचना मिली थी उसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जिन लोगों ने उसे बचाने में मदद की है अब उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। उनका साफ कहना है कि इस तरह के कृत्य में सारे जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत जो कार्यवाही होनी है वो करते हुए सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और सभी को जो है उनके कामों की सजा दी जाएगी। कानून के तहत जो भी सजा है वो उन्हें दी जाएगी और लगातार जो अरेस्टिंग है उसकी कार्यवाही की जा रही है। जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने पर शासन की मंशा के अनुरूप रात्रि चौपाल और जनसंवाद का आयोजन किया गया। बिजनौर विधानसभा के गांव कमभोर में आयोजन हुआ, जिसमें बिजनौर सदर की विधायिका सुची मौसम चौधरी और वरिष्ठ बीजेपी नेता, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिला अधिकारी और सदर क्षेत्र अधिकारी सहित जिले के सभी अधिकारियों ने गांव कमभोर में रात्रि चौपाल लगाया और वहां पर पहुंचकर गांव वालों की हर एक समस्याओं का त्वरित समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस रात्रि चौपाल में आसपास के गांव के प्रधान और जनता ने भी चौपाल में अपनी समस्याएं रखी हैं। पेयजल योजना के अंतर्गत जो टंकी इस गांव में है उसका पानी साफ नहीं है। जिला अधिकारी ने तुरंत संबंधित अधिकारी को बुलाकर इस कार्य को सही करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और देखिए, यूपी के बिजनौर से खबर आप तक साझा कर रहे हैं। डीएम ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। जनसंवाद कार्यक्रम, जन चौपाल लगाया गया और जो आला अधिकारी मौके पर मुस्तैद थे उन्होंने एक एक करके सभी की समस्याओं को सुना। देर रात तक ये पूरा कार्यक्रम चलता रहा, जहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए थे, अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपनी परेशानियों को इन दिग्गजों के सामने रखा, अधिकारियों के समक्ष रखा। जिसके बाद अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि प्रशासन विकास कार्यों की समीक्षा कर रहा है और न सिर्फ समीक्षा बल्कि आने वाले समय के लिए कैसे तमाम जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन खास बात यह रही कि केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल का कार्यकाल जो पूरा हुआ है वो बेमिसाल रहा। उसकी उपलब्धि यहां पर आम जनमानस तक पहुंचाई गई है और जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ये बताया गया कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधे तौर पर आम जनमानस को मिल रहा है और अगर कोई वंचित है तो उनको मिलेगा और क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर उपाय किए जा सकते हैं, उसको लेकर भी जानकारी दी गई है। में जो गांव में विकास कार्य हुए हैं के बारे में डिस्कशन हुआ है, उनका सत्यापन किया गया है और साथ ही साथ जो गांव की समस्याएं इन्होंने हमारे सामने रखी हैं, सामूहिक समस्याएं हैं जैसे खेल मैदान की मांग है, साथ ही साथ एक इंटर कॉलेज की मांग है, बारात घर की मांग है। इस प्रकार की समस्याएं जो गांव से रिलेटेड है उन्होंने हमारे समक्ष रखी है। बिजली की समस्या है, कुछ कैंप भी इन्होंने डिमांड करी है कि किसान सम्मान निधि के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए यहाँ कैंप लग जाए। तो वो सब समस्याएं हम लोगों ने यहाँ सुनी है और बिल्कुल आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इन समस्या। अब बात करते हैं कुशीनगर की, जहां नव नियुक्त प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान पहली बार जनपद पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कप्तानगंज ब्लॉक में सरकार आपके द्वार शिविर का शुभारंभ भी किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और अयोध्या राम मंदिर मामले और कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू करने को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा है। तो ये तस्वीर भी आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब प्रभारी मंत्री इस दौरान आपको बता दें कि कुशीनगर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल पाया था जब प्रभारी मंत्री उनके बीच रहे। इसके साथ ही वो लोगों के बीच गए। सरकार आपके द्वार शिविर का शुभारंभ करते हुए जानकारी साझा की गई है कि मोदी सरकार के 12 साल में जो तमाम योजना संचालित धरातल पर की गई है उसका लाभ जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है वो क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह से कदम उठा सकते हैं ताकि हर योजना जो संचालित की गई है उसका लाभ सीधे तौर पर उन लोगों तक पहुंच पाए। और ये सरकार आपके द्वार शिविर का जब शुभारंभ हुआ तो ये बेहतर परिणाम देगा।
अब बात करते हैं आगरा से मिल रही बड़ी खबर की। सड़क से हटाई गई अवैध मजार। बड़ी खबर एमजी रोड पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। शांतिपूर्ण ढंग से हुआ स्थानांतरण, जहां बड़ी मजार में किया गया शिफ्ट। दोनों समुदायों ने पूरा सहयोग दिया। पुलिस सुरक्षा में ये कार्रवाई संपन्न हुई है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर जो है, एमजी रोड पर आगरा कॉलेज के सामने सड़क के बीच में अवैध तरीके से मजार बनी हुई थी, जहां पुलिस और प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से मजार को हटा दिया गया। लंबे समय से यातायात बाधा और दुर्घटनाओं की आशंका को लेकर इसकी मांग उठ रही थी। प्रशासन ने मजार को सड़क से हटाकर उसके सामने स्थित बड़ी मजार में स्थानांतरित कर दिया है। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे और सहमति का परिचय दिया और सहयोग किया। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा और पूरी कार्रवाई सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न की गई। तो आपको बता दें कि किस तरह से बड़ी मजार में शिफ्ट कर दिया गया, जो अवैध रूप से छोटी मजार बनी हुई थी। हालांकि ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हिंदू और मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म के लोगों ने भी यहां पर शांति और सौहार्द का परिचय दिया है। आगरा से एक खबर आप तक साझा कर रहे हैं। सड़क पर जो अवैध रूप से मजार बनी हुई थी उसको शिफ्ट कर दिया गया। एमजी रोड पर प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई रही है। साथ ही आपको बता दें, शांतिपूर्ण ढंग से स्थानांतरण हुआ है, जहां अब पुलिस प्रशासन की ये जो कार्रवाई रही ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए मानी गई क्योंकि किसी भी तरह की कोई नाराजगी यहां पर देखने को नहीं मिली है। पुलिस सुरक्षा में ये पूरी कार्रवाई को संपन्न किया गया और इसके साथ सौहार्दपूर्ण तरीके का जो माहौल था वो फिलहाल मौके पर देखने को मिला, जहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। पूरी कार्रवाई की गई है। सड़क पर अवैध रूप से जो मजार बनी थी उसको हटा दिया गया, उसको बड़ी मजार के तहत अब शिफ्ट कर दिया गया है, जो ठीक अवैध रूप से बनी हुई मजार के ठीक सामने थी। और ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया, जहां प्रशासनिक अमला, स्थानीय लोग भी मौजूद रहे, हिंदू और इस्लाम धर्म के लोग भी मौजूद रहे और इस्लाम धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोगों ने जो वहां पर उपस्थित थे उन्होंने शांति और सौहार्द का परिचय दिया है। और इसके साथ ही ये भी कहा कि आगे भी इस तरह से जो चीजें रहेंगी उसमें वो अपना सहयोग जरूर देंगे। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई। जो छोटी मजार थी वो सामने अवैध की जो बड़ी मजार थी उसमें शिफ्ट कर दी गई। कॉलेज के सामने बीच रोड पे हजरत रुस्तम शहीद शाह बाबा की एक मजार थी और आए दिन देखिए आगरा कॉलेज के सामने बीच रोड पे हजरत रुस्तम शहीद शाह बाबा की एक मजार थी और आए दिन एक्सीडेंट इत्यादि की घटनाएं होती रहती थी। ट्रैफिक का आवागमन भी बाधित होता रहता था। इसके जो भी मुतवल्ली लोग हैं, इसके जो भी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों से वार्ता के क्रम में उनकी आपसी सहमति के आधार पे जो है पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की टीम के द्वारा आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कपिल अग्रवाल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कपिल, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई प्रशासनिक अमले की तरफ से? देखिए, अगर बात इस मजार की जाए तो लगातार पिछले कई वर्षों से इस मजार को लेकर विवाद बना हुआ था, क्योंकि तो आगरा के मुख्य मार्ग एमजी रोड पर ऋतु ये मजार मौजूद है और इसको लेकर लगातार जो है हिंदूवादी संगठन हो या फिर क्षेत्रीय लोग हो या फिर जो यातायात दुर्घटनाओं में घायल होने वाले परिजन हो, वो लगातार इस मजार को हटाने की या शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर मेट्रो का कार्य भी चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं इस मजार को लेकर आ रही थी। तो उसको लेकर जिला प्रशासन से लगातार समन्वय बैठक क्षेत्रीय लोगों द्वारा और हिंदूवादी संगठन द्वारा की जा रही थी और इस मसला को शिफ्ट करने की फरियाद की जा रही थी। लेकिन कई दिनों के बाद के चलने के बाद आज आगरा पुलिस ने सभी सामाजिक संगठनों को लेकर और हिंदू और मुस्लिम सभी भाइयों को एकत्रित कर सबसे अपील की और अपील के बाद मुस्लिम भाइयों ने सहयोग करने में मजार को शिफ्ट करने पर प्रशासन का सहयोग किया और इस मजार को शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल ये मजार आगरा में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि काफी लंबे समय से इस मजार को शिफ्ट करने की चर्चा तेज हो रही थी। लेकिन आनंद फानन में जिला प्रशासन ने नगर निगम और संबंधित सभी विभागों के साथ मिलकर आगरा पुलिस में मजार को सामने बड़ी मस्जिद में शिफ्ट कर दिया है और इस मजार के जो भी मौजूद जिम्मेदार कमेटी के जो लोग थे, सदस्यगण थे, उनकी मौजूदगी में इस मजार को शिफ्ट किया गया है। बाकायदा सम्मानजनक परिस्थिति के साथ ही इस मजार को शिफ्ट किया गया है। ठीक है कपिल, जानकारी साझा की है आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।
समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्र